स्वागत है आप सभी का तेज सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में अपने रिवीजन क्लास की। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न के साथ। हमारी जो क्यूबिट हुई थी उसके बाद अपन बात करेंगे आज जो अपनी रिवीजन क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी की, उसके अंदर आपके 35 प्रश्न हैं और उस 35 प्रश्नों की अपन व्याख्या के साथ अपन बात करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में विचार कीजिए। पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसके बारे में आपको बताना है। कंसीडर द वेस्टर्न डिजिट आपके अबाउट 30% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन की यहाँ पर आपके 30% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ विश्व का सबसे घनी आबादी व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इसके अंतर्गत राज्य के 12 जिले आते हैं। आपको बताना है सॉरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कि यहाँ पर राज्य की 30% जनसंख्या निवास करती है। यह विश्व का सबसे घनी आबादी व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इसके अंतर्गत राज्य के 12 जिले आते हैं। तो बात करते हैं अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की इस प्रकार से अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक तो अपन बात करें यह अवशेष किसका माना जाता है? तो अवशेष माना जाता है ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपन बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले आते हैं। राजस्थान के कितने जिले आते हैं? इस मरु प्रदेश में आपके 12 जिले आते हैं। ठीक है, वर्तमान के अंदर पूछा जाता है तो वर्तमान में इसके अंतर्गत 19 जिले आते हैं। वर्तमान में इसके अंतर्गत 19 जिले आते हैं और पहले कितने थे? 12 जिले। तो इस बार में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जनसंख्या की बात करें कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आपकी जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है, तो यहाँ पर आपके 40% जो जनसंख्या है ये राजस्थान में आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर निवास करती है। या अपन कह सकते हैं इसे क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा जाता है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है। राजस्थान में आपके 61.11% भूभाग पर आपके विस्तृत है वो आपके मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। कितने प्रतिशत? 61.11%। और इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्या है? क्षेत्रफल है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। और यहां पर राजस्थान में अपन बात करें अपितु विश्व का राजस्थान में आपके थार का मरुस्थल एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहां पर सर्वाधिक एक तो आबादी क्या पाई जाती है? सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल। और दूसरी अपन बात करें जैव विविधता वाला मरुस्थल, यानी यहां पर अनेक प्रकार की बात करें वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें पेड़ पाए जाते हैं, जड़ी बूटियां वनस्पतियों में आ गया। बहुत सारी घासें भी आपके हैं जैसे सेवन है, दामन है, करड़ है, ये सारी की सारी है। ठीक है, जीव जंतु की बात कर लें जैसे घोड़ावन पक्षी जैसलमेर के मरु उद्यान में पाया जाता है, कुरिंजा पक्षी है, ठीक है, काले हिरण है। तो मतलब बहुत सारी आबादी बात कर सकते, जनसंख्या की और जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी अपना पहला जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फर्स्ट है कि 30% जनसंख्या, यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं, बिल्कुल सही है। वर्तमान में पूछा जाता है तो 19 जिले हैं, पहले इसमें 12 जिले थे। सेकंड और थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 2 नंबर 2 व 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, अरावली की विशेषताओं से संबंधित असत्य युग्म है। आपको बताना है कि इनमें से अरावली से संबंधित कौन सा कथन आपके असत्य यानी गलत है। विच इज द इनकरेक्ट रिलेटेड टू द आपके अरावली पर्वतमाला। देखिए, पहला है कि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली का उत्तर पूर्व भाग अधिक चौड़ा व विस्तृत है। अरावली रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रण करती है और उपरोक्त सभी सत्य है। अब इनमें से आपको बताना है कि असत्य युग्म कौन सा है अरावली पर्वतमाला के बारे में। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा के बारे में। यानी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, ये दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, या अपन कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है। इस प्रकार से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला आपके फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का जो स्टार्टिंग बिंदु है, यानी अपन बात करें भारत में इसका जो स्टार्टिंग बिंदु है वो अरब सागर से माना जाता है। कहां से माना जाता है? अरब सागर से माना जाता है। और अरब सागर के अंदर मिनी काय द्वीप से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और अरब सागर को अरावली का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। तो ध्यान रखना, अरावली को जो अरावली का पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। यहां से इसकी जलीय भाग से शुरुआत होती है। अगर आपको पूछा जाता है कि अरावली की जलीय भाग से शुरुआत कहां से होती है, तो अरावली की जलीय भाग से शुरुआत अरब सागर से होती है। स्थलीय भाग की बात करें कि अरावली की शुरुआत स्थलीय भाग से कहां से होती है, तो स्थलीय भारत में अपन भारत में बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत होती है आपके पालनपुर से। पालनपुर जो कि गुजरात के अंदर है। कौन से राज्य में है? गुजरात। और स्थान पूछा जाता है तो खेड़ ब्रह्मा। स्थान कौन सा आपके? खेड़ ब्रह्मा जो कि पालनपुर गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना, यहां से अरावली की क्या होती है? शुरुआत होती है। राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान में अरावली का जो बिंदु है वो आपके है सर आबू, माउंट आबू से इसकी शुरुआत होती है। और राजस्थान में आपके अंतिम बिंदु की बात करें तो ये स्थान आपके खेतड़ी, और खेतड़ी राजस्थान के नीमका थाना जिले में है। नीमका थाना जिले के अंदर आपके खेतड़ी स्थान है। पहले कौन से जिले के अंदर था? झुंझुनू के अंदर था। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना अरावली के बारे में। उसके बाद अपन अरावली की और बात करें कि अरावली का एक तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक सर विस्तार किस जिले के अंदर है, एक पूछा जाता है कि अरावली की चौड़ाई किस जिले में है, और एक पूछा जाता है सर अरावली की निम्न ऊंचाई है, और एक पूछा जाता है अरावली का निम्न क्षेत्र है, एक अधिक ऊंचाई की भी बात की जाती है। तो सारे फैक्ट की अपन बात करें तो अगर पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में अरावली किस जिले में फैली हुई है, तो जिला आता है आपके उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर। अगर पूछा जाता है कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले के अंदर है, तो जिला आपका कौन सा है? सिरोही। क्योंकि गुरु शिखर की जो चोटी है, गुरु शिखर जो चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर जो कि राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। उसके बाद बात अपन करें शेर है, 1597 मीटर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, ये सारी की सारी चोटियां हैं। ये कौन से जिले के अंदर आपके है? सिरोही जिले के अंदर। तो सर्वाधिक ऊंचे पूछा जाता है तो सिरोही के अंदर है। और अगर पूछा जाता है आपके कम क्षेत्रफल की, तो जिला आपके आता है सर अजमेर जिला। कौन सा जिला आपके? अजमेर जिला, जहां पर आपके कम ऊंचाई है किसकी? ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला की। अब देखो अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो मैंने आपको बात की कि अरावली का जो विस्तार कहां से कहां तक है, भारत में तो स्थलीय भाग से इसकी शुरुआत कहां से होती है? खेड़ ब्रह्मा, ठीक है। और भारत में इसका अंतिम पॉइंट है आपके रायसेन की पहाड़ी, संसद भवन, नई दिल्ली। अब अपन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में अध्ययन की दृष्टि से, राजस्थान में अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में अरावली को विभाजित किया गया है। पहली अपन बात करें तो दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। दूसरी अरावली पर तो अपन बात करें अरावली की तो आपके मध्य अरावली, मध्य अरावली। और तीसरी अपन बात करें तो उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। यानी अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अब इनके अपन विस्तार की बात करें तो दक्षिणी जो अरावली है इसका विस्तार आबू से, आबू जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में है, आबू से देवगढ़ राजसमंद, आबू से देवगढ़ राजसमंद, यहां तक विस्तार माना जाता है दक्षिणी अरावली का। उसके बाद मध्य अरावली की बात करें तो देवगढ़ राजसमंद से लेकर सांबर झील, देवगढ़ राजसमंद से लेकर सांबर झील, जयपुर, यहां तक जो विस्तार है ये मध्य अरावली पर्वतमाला का है। उसके बाद अपन बात करें उत्तरी अरावली की तो उत्तरी अरावली का विस्तार सांबर झील से लेकर खेतड़ी, और खेतड़ी कहां पर है?
झुंझुनू जिले के अंदर है, लेकिन वर्तमान में पूछा जाता है खेतड़ी सर कौन से जिले के अंदर है, नीमका थाना जिले के अंदर है। नीमका थाना जिले के अंदर आपके कौन सा स्थान है, खेतड़ी झुंझुनू है। तो ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। उसके बाद अपन अरावली के बारे में बात करें कि सर अरावली की लंबाई, देखिए भारत में पूछा जाता है तो अरावली की जो लंबाई है, भारत में अरावली की जो लंबाई है ये 692 किलोमीटर है। भारत में कितनी है इसकी लंबाई, 692 किलोमीटर है। राजस्थान में अपन बात करें कि माउंट आबू से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक जो राजस्थान में आपकी लंबाई पूछा जाता है तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। उसके बाद अपन बात करें अरावली की जो औसत ऊंचाई है, अरावली की औसत ऊंचाई का पूछा जाता है कि सर कितनी है, तो औसत ऊंचाई आपके 930 मीटर है। कितनी है, 930 मीटर है। ठीक है, भारत में इसकी ऊंचाई पूछा जाता है तो 692 किलोमीटर है, राजस्थान में 550 किलोमीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई पूछा जाता है तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है। तो ध्यान रखना है अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब देखो, अब अपन प्रश्न की ओर चलते हैं वापस। प्रश्न अपना स्टेटमेंट क्या है कि सर अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। बिल्कुल सही है, अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली का उत्तर पूर्वी भाग अधिक चौड़ा विस्तृत है, नहीं। अरावली की बात करें तो अरावली का सर्वाधिक तो विस्तृत चौड़ा भाग है वो दक्षिणी अरावली में है। कहां पर, आपके दक्षिणी अरावली के अंदर। तो ध्यान रखना अरावली की जो सर्वाधिक चौड़ाई पूछा जाता है तो आपके नाम आता है सर दक्षिणी अरावली का। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी आपका क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर सेकंड है। बिल्कुल, अरावली रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रण करती है। बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला राज्य के बिल्कुल मध्य में है, और इस तरफ से अपन बात करें डेजर्ट की यानी रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान धीरे धीरे क्रमिक रूप से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, और इसी को रोकने का जो काम करती है वो आपकी अरावली पर्वतमाला करती है। और रेगिस्तान का धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ना क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि रेगिस्तान मार्च किसे कहा जाता है, अरावली का क्रमिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ना ही रेगिस्तान मार्च कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जलवायु से संबंधित सुमेलित युग्म है। आपको बताना है कि जलवायु से संबंधित कौन सा आपके इसमें से सही है कि AW गंगानगर चूरू बीकानेर के अंदर है, CWG जलवा जयपुर करौली भरतपुर, BWHW भीलवाड़ा कोटा बूंदी, BHHW झालावाड़ बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। आपको बताना है कि देयर इज मैच रिलेटेड टू क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी जलवायु। अब देखो, ये जो जलवायु पूछी गई है, ये पूछी गई है कोपेन की जलवायु, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कोपेन का, ठीक है, वर्गीकरण। अब देखो, कोपेन की बात करें तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, 4 भागों में, ठीक है। और 4 भागों के लिए इन्होंने अलग अलग सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग किया था, जिसमें अपन बात करें BWHW शुष्क जलवायु प्रदेश, उसके बाद अपन बात करें BHHW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरी अपन बात करें CWG आर्द्र जलवायु प्रदेश, और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश AW। यानी राजस्थान में कोपेन की बात करें तो कोपेन ने वैसे पूरे विश्व में 4 जलवायु वर्गीकरण दिए थे, जिसमें इनका जो अंतिम वर्गीकरण है वो 1953 में दिया था। कब दिया था, 1953 में। और कोपेन के वर्गीकरण को गीगर-पोल का वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, गीगर-पोल का वर्गीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोपेन का गीगर-पोल का वर्गीकरण किस वर्गीकरण को आ जाता है, 1953 में दिया था। इनका जो नवीनतम वर्गीकरण है ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब देखो, कोपेन की अपन बात करें तो राजस्थान में कोपेन ने जो राजस्थान में जलवायु निर्धारित की है, एक तो इसका जो आधार माना जाता है वो वनस्पति है, ठीक है, कोपेन के जलवायु का आधार है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। देखो, इस प्रकार से कोपेन ने एक ये क्षेत्र चुना, इसके लिए अलग सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, एक ये क्षेत्र चुना इसने, ठीक है,
और एक अपन बात करें तो कोपेन ने इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को कुल 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले अपन बात करें तो BWHW, और इसके अंतर्गत राजस्थान के शुष्क जिले आते हैं, जिसमें अपन बात करें जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ठीक है, अनूपगढ़ है, वर्तमान के अंदर आता है। तो ये क्षेत्र है, ये कोपेन के BWH जलवायु के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अपन बात करें BHHW, इसके अंतर्गत राजस्थान में अपन बात करें तो अर्ध शुष्क जिले आते हैं। राजस्थान में अपन बात करें तो कौन से जिले भाई, अर्ध शुष्क जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत नागौर है, पाली है, झुंझुनू है, चूरू है, जालोर है, बाड़मेर का पश्चिमी भाग है। ये सारे के सारे न्यूनतम जिले की बात करें तो फलोदी है, बालोतरा है, ठीक है। और अपन बात करें ये सारे के सारे जो जिले हैं ये BHHW के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अपन बात करें कोपेन का जो CWG वर्गीकरण, इसमें अपन बात करें तो इसके अंदर राजस्थान के पूर्वी जिले आते हैं, जैसे दौसा है, ये नवीनतम केकड़ी बना है, डीग है, धौलपुर है, भरतपुर है, ठीक है, खैरथल, तिजारा है। ये सारे के सारे जो जिले हैं वो CWG के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद अपन बात करें AW का मीनिंग है से अति आर्द्र, जिसके अंतर्गत राजस्थान में बात करें सर्वाधिक वर्षा वाले जिले, जैसे कि बात करें झालावाड़, कोटा, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है। स्थान पूछा जाता है तो माउंट आबू में होती है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो AW के अंतर्गत आपको पूछा है कौन से, सॉरी सुमेलित युग्म पूछा है, तो AW के अंदर गंगानगर, चूरू, बीकानेर आते हैं क्या? नहीं सर, इसके अंदर तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले आते हैं। CWG की बात करें तो जयपुर, करौली, भरतपुर आते हैं क्या? बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और BWH के अंदर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी नहीं, ये भी रॉन्ग है, इसके अंदर के शुष्क जिले आते हैं। और BHHW झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इसके अंदर भी ये जिले नहीं आते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसका अपना राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। अब देखो, एक तरफ आपके दिए हुए प्लेस और एक तरफ बात करें डिस्ट्रिक्ट, यानी दिए हुए क्या सर? खनिज क्षेत्र है, और एक तरफ आपके दिए हुए जिले। सबसे पहले अपन बात करें, अच्छा इसमें भी ओके, देखिए एक तरफ अपन बात करें आपके कमलनाथ, बरवाड़ा, चोटियां हैं, और एक तरफ अपन बात करें जिले की। सबसे पहले नाम आता है सर इसराना भाकर, कमलनाथ, बरवाड़ा, जयराज, ये राजस्थान में आपके ऊंची चोटियां हैं। सबसे पहले नाम आता है इसराना भाकर। इसराना भाकर राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। कौन से जिले के अंदर है? जालोर के अंदर है। और इसराना भाकर जालोर जिले की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? पहली है डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 838 मीटर है, इसकी ऊंचाई है 838 मीटर है। फिर जालोर जिले की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है, ये RS में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, तो वो आपके आती है सर इसराना भाकर, ठीक है। फिर रोजा भाकर है, फिर जारोला है, और फिर सुंदा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 530 मीटर है। तो इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। कमलनाथ राजस्थान के उदयपुर के अंदर है। और कमलनाथ की ऊंचाई की बात करें तो 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। बरवाड़ा की बात करें तो बरवाड़ा राजस्थान के जयपुर जिले में है, और बरवाड़ा की जो ऊंचाई है ये 786 मीटर है, 786 मीटर है। और जयराज की बात करें तो जयराज राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? सिरू जिले के अंदर है। तो इस प्रकार से राजस्थान में मिलान की जो प्रश्न पूछा है चोटियों का, तो इसराना भाकर राजस्थान में जालोर 4, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। कमलनाथ की बात करें तो उदयपुर 3, अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बरवाड़ा राजस्थान के जयपुर के अंदर है, और जयराज राजस्थान के सिरू जिले के अंदर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोनसाई स्मॉल दिया हुआ है कि वृक्षों की एक लघु किस्म है। उसके बाद है हर्बेरियम, वनस्पति उगाने के लिए छोटे घर को हर्बेरियम कहा जाता है। एक्वेरियम, लघु मछलियों एवं अन्य जीवों के लिए जो लघु घर होते हैं उन्हें आपके एक्वेरियम के नाम से जाना जाता है। देखिए बात करते हैं एक्वेरियम, सॉरी पहला है बोनसाई, वृक्षों की जो लघु किस्म होती है, यानी जो छोटे छोटे आपके जो वृक्ष होते हैं स्टार्टिंग में, तो उसको जो लगाने की जो किस्म होती है उसे आपके बोनसाई के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है,
आपने देखा होगा, ठीक है, वृक्षों की जो बरसात के अंदर आपके छोटे छोटे एक पैकेट के अंदर बंद किया जाता है उनको, है ना। हर्बेरियम की बात करें तो वनस्पति उगाने के लिए जो छोटे छोटे घर होते हैं, इस प्रकार से अपन बात करें वनस्पति जहां पर आपकी उगाई जाती है, छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं उसके अंदर, उसे हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। एक्वेरियम की बात करें तो लघु मछली और अन्य जीवों की जो लघु घर होते हैं उन्हें एक्वेरियम के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना, राजस्थान में मछलियों का सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है तो वो आपके कानोता बांध है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा था कानोता बांध, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। ये जयपुर के अंदर है, मछलियों का सबसे बड़ा बांध है। आपके तीनों सही है, ए बी सी यानी उपयुक्त तीनों कथन आपके सत्य है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से थार का मरुस्थल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आपको पूछा है बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड पाकिस्तान। थार के मरुस्थल के बारे में पूछा है। मैंने पहले भी आपको थार के मरुस्थल के बारे में बताया था कि थार का मरुस्थल 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है राजस्थान में, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है कि थार का मरुस्थल किन दो देशों के मध्य है। थार के मरुस्थल की बात करें तो एक तो भारत देश और एक आपके देश है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। यानी थार का मरुस्थल दो देशों के मध्य स्थित है, पाकिस्तान और भारत। भारत में अपन बात करें तो भारत में 85% भूभाग पर आपके थार का मरुस्थल फैला हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 15% क्षेत्रफल आप पर पाकिस्तान के अंदर थार का मरुस्थल है। यानी सर्वाधिक कहां पर है? भारत में। भारत में भी पूछा जाता है तो सर्वाधिक राजस्थान में, भारत में भी सर्वाधिक पूछा जाता है तो राजस्थान में 61.11%। यह आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, थार के मरुस्थल के बारे में। अब देखो भारत में थार के मरुस्थल को कहा जाता है सर, भारत में मरुस्थल को कहा जाता है सर थार का मरुस्थल। भारत में इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में सर इसे क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में इसे चौलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान के अंदर। थार के मरुस्थल की बात करें तो भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार, भारत में अगर पूछा जाता है थार के मरुस्थल का विस्तार, तो भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। देखिए 4 राज्यों में अपन बात करें तो एक तो राज्य है जिसका नाम है आपके गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद अपन बात करें दूसरा जो राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब और पंजाब के बाद हरियाणा। यानी 4 राज्यों में आपके फैला हुआ है सॉरी थार का मरुस्थल। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के मध्य आपके थार का मरुस्थल है, जिसमें भारत में सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल है 85% भाग पर फैला हुआ है और पाकिस्तान में 15% पर। अरावली प्रदेश के बारे में विचार कीजिए। अरावली प्रदेश के बारे में विचार करना आपको। कंसिडर अबाउट अरावली पर्वतमाला। यह 33 सागर का अवशेष है। इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से की जाती है। यह राज्य के 23.3% भाग पर फैला हुआ है। इसमें राज्य की लगभग 10% आपके जनसंख्या है वो निवास करती है। अब देखो बात करते हैं अपन पर्वतमाला अरावली की। तो मैंने पहले ही बताया था सर अरावली पर्वतमाला राजस्थान में इसका विस्तार, दक्षिण में अपन बात करें तो आबू से लेकर उत्तर में आपके खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है। पहला कि सर 33 सागर का अवशेष है, नहीं 33 सागर नहीं सर, ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसका विस्तारित भाग है ये अरावली पर्वतमाला, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 33 सागर का अवशेष पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से की जाती है। बिल्कुल इसकी जो तुलना है वो अमेरिका में स्थित आपके अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट अपना सही है। यह राज्य के 23.3% भूभाग पर फैली हुई है। अरावली की बात करें तो राजस्थान में
9.3% भूभाग पर आपके अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, लगभग आपके 10% भूभाग पर। तो ये आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है, ये आपका सही है क्या? देखिए राजस्थान की अपन बात करें तो इसके अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है अरावली की, तो जनसंख्या की बात करें तो 9% यहां पर आपकी जनसंख्या निवास करती है अरावली में। तो ये भी आपका क्या है? गलत। तो इसमें पूछा है कि ये आपका सही है, 10% जनसंख्या निवास करती है। आपको सत्य पूछा है तो 2 और आपका 4, 2 और 4 सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जनसंख्या 9 कुछ ऊपर है, तो ध्यान रखना 10% यहाँ पे आपके जनसंख्या निवास करती है अरावली पर्वतमाला में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? रिको की स्थापना पूछा है कि रिको की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए डेट पूछा जाता है तो सर 28 मार्च 1969 में आपके रिको की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना रिको का जो मुख्यालय पूछा जाता है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? जयपुर के अंदर है। तो रिको की स्थापना 1969 में की गई थी। कहां पर की गई थी? जयपुर के अंदर। रिको का जो कार्य है ये राजस्थान में जो औद्योगिकरण है इसको तीव्रता प्रदान करने के लिए इसका मेन उद्देश्य है रिको का, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। राजस्थान सरकार का ये उपक्रम है, राजस्थान सरकार का उपक्रम है रिको, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यटन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों का पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग पैस रिलेटेड टू टूरिज्म। ठीक है, 8% यानी वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का स्लोगन का मतलब लोगो, कि वर्तमान के अंदर इसका जो लोगो है वो पधारो हमारे देश है। मरु महोत्सव का संबंध बीकानेर जिले से है। राजस्थान में 6 पहाड़ी किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और राजस्थान पर्यटक विकास निगम आरटीडीसी की जो स्थापना है वो 1978 में की गई थी। अब देखो इस प्रश्न की अपन बात करें, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सर वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का स्लोगन पधारो हमारे देश है। बिल्कुल, वर्तमान में जो आपके लोगो है ये है पधारो हमारे देश। इससे पहले सर क्या था? जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, ये इससे पहले इसका स्लोगन था, लोगो था। तो बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव का संबंध बीकानेर जिले से नहीं सर, मरु महोत्सव का जो संबंध है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले से आता है, राजस्थान के जैसलमेर जिले से आता है। और ये कब मनाया जाता है? तो जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी माह में आपके मनाया जाता है मरु महोत्सव। कई सारे आपके उत्सव पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना है। एक तो पूछा जाता है सर पतंग महोत्सव, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में भी मनाया जाता है और जयपुर में भी मनाया जाता है पतंग महोत्सव। उसके बाद पूछा जाता है सर ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर जिले में, ठीक है। उसके बाद थार महोत्सव राजस्थान के बाड़मेर जिले में, ठीक है। थार के बाद अपन बात करें एक आपके हाथी महोत्सव, ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में। और उसके बाद आपके आता है सर कार्तिक महोत्सव, राजस्थान में अपन बात करें तो पुष्कर के अंदर कार्तिक महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। डीग महोत्सव भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव ये भी राजस्थान के भरतपुर में मनाया जाता है। कई सारे शेखावाटी सीकर झुंझुनू, ठीक है, ये भी आपके इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं महोत्सव के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है ग्रीष्म महोत्सव राजस्थान में माउंट आबू के अंदर, शरद महोत्सव माउंट आबू के अंदर। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए इन महोत्सवों के बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी अपना क्या हो जाएगा? गलत। राजस्थान में 6 पहाड़ी किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बिल्कुल, अपना थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। राजस्थान में अपन बात करें यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में शामिल जो किले हैं उसमें अपन पहली बात करें तो एक तो आपके आता है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। क्या नाम है किले का? चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद अपन बात करें एक किले का नाम है आपके कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, ठीक है। उसके बाद बात करें घाघरोन, घाघरोन का किला। घाघरोन के बाद अपन बात करें जैसलमेर, जैसलमेर का किला,
ठीक है। जैसलमेर के बाद अपन बात करें रणथंबोर, रणथंबोर के बाद अपन बात करें आमेर, आमेर 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो पहाड़ी किले हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपके शामिल है। उसके बाद अपन बात करें एक आपके केवलादेव, गन्ना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। जंतर मंतर, उसके बाद अपन बात करें जयपुर का परकोटा, ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान में आपको पूछा जाता है सर कितने पहाड़ी किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो सर 6। और एक अपन बात करें तो केवलादेव गना पक्षी है, जंतर मंतर है, उसके बाद आपके जयपुर का परकोटा है, ये भी इसके अंतर्गत आता है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर। तो ये अपना सही है। राजस्थान पर्यटन विकास आरटीडीसी की स्थापना 1978 में की गई थी। 1 3 4 ऑप्शन आपका 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जल संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, पहला है कि सर खडीन का प्रचलन 15वीं शताब्दी में पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। मदार नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की जो सीमा होती है उसे कहा जाता है। और आभानेरी की जो चांद बावड़ी है ये प्रसिद्ध है, दौसा में स्थित है। क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हुए आर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वाटर, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि खडीन का प्रचलन 15वीं शताब्दी में। देखो, खडीन का जो प्रचलन है ये 15वीं शताब्दी में तो था, लेकिन पाली के पलावी ब्राह्मणों ने भी किया था, लेकिन पाली में नहीं था। इसका संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले से आता है। राजस्थान के कौन से जिले से आता है? जैसलमेर से आता है। तो अपना जो ए स्टेटमेंट है यह आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि सर मदार नाडी या तालाब के जल आने के लिए जो निर्धारित की गई धरती की सीमा होती है, इस प्रकार से अपन बात करें मदार की, तो इसके जो चारों ओर की जो सीमा निर्धारित की जाती है उसे मदार के नाम से जाना जाता है। ये अपना सही है। आभानेरी की चांद बावड़ी, ये राजस्थान के दौसा जिले के अंदर है, ये भी सही है। बहुत ही प्रसिद्ध चांद बावड़ी है जो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? दौसा के अंदर है। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फसलों से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य युग्म है कि राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र गंगानगर में स्थित है, माही सुगंधा मक्का की किस्म है, सोना कल्याण कोहिनूर व मैक्सिकन कपास की किस्म है। कि इनमें से आपको बताना है कि कौन से आपके कथन है वो सत्य है। अब देखो, सबसे पहले बात की जाती है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेल्स पेयर रिलेटेड टू क्रॉप। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपकी फसलों के बारे में सत्य है असत्य है। राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र गंगानगर जिले में स्थित है क्या? देखते हैं सर, राज्य में बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है, सबसे पहले ध्यान रखना है सर बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा है। बाजरा राजस्थान में अगर पूछा जाता है कि सर सर्वाधिक किस जिले में बोया जाता है, तो जिले का नाम आता है बाड़मेर जिला। जिले का क्या नाम है? बाड़मेर जिला। और पूछा जाता है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो वो भी जिला आपका कौन सा है? बाड़मेर जिला है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। सर्वाधिक आपके खाद्यान्न कौन सी बोई जाती है, तो बाड़मेर क्षेत्रफल में आपके ध्यान रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक अपन बात करें तो बाजरा का जो उत्पादन किया जाता है वो बाड़मेर जिले में किया जाता है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र गंगानगर में नहीं है, बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। माही सुगंधा मक्का की किस्म है क्या? नहीं। माही सुगंधा की बात करें तो ये राजस्थान में आपके पूछा जाता है सर किस्म किस फसल की है? चावल की किस्म है माही सुगंधा। ठीक है, चावल के बारे में अपन बात करें तो राजस्थान में जो गरेडिया जो चावल है, गरेडिया जो बासमती है, ये जो बेल्ट है नाली क्षेत्र या इसे पाट क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है आपके राजस्थान में गरेडिया बासमती चावल के लिए। ठीक है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट है गलत है।
सोना, कल्याण, कोहिनूर और मैक्सिकन कपास, मैक्सिकन, ये कपास की किस्म है क्या? नहीं, ये कपास की किस्म नहीं है। सोना, कल्याण, कोहिनूर व मैक्सिकन की बात करें तो ये गेहूं की किस्म है, और गेहूं रबी की फसल में आती है। आरएस में ये भी प्रश्न आया था, तो ध्यान रखना, सोना, कल्याण, कोहिनूर व मैक्सिकन कपास की किस्म नहीं है सर, गेहूं की किस्म है। और गेहूं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है गंगानगर के अंदर, और इसलिए गंगानगर को क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है गंगानगर को। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या सर? तीनों गलत है, सभी असत्य है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपके क्षेत्र है और एक तरफ आपके खनिज है। चौथ का बरवाड़ा, रघुनाथपुरा, नाना कराब और काला खूटा, ये जो क्षेत्र दिए हुए हैं राजस्थान में किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? चौथ का बरवाड़ा है, ये राजस्थान में अपन बात करें तो किसके लिए जाना जाता है? लेड जिंक यानी सीसा जस्ता के लिए, ठीक है। रघुनाथपुरा है, ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? सीकर के अंदर है। और रघुनाथपुरा की बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके कॉपर के लिए। नाना कराब, नाना कराब की बात करें तो ये प्रसिद्ध है आपके टंगस्टन के लिए। और काला खूंटा की बात करें तो ये प्रसिद्ध है आपके मैग्नीज के लिए। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 3, उसके बाद 2, 1, 3, 2, 1, फोर्थ, यानी 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? आपको बताना है कि सर अमर विंड प्रोजेक्ट जैसलमेर में है क्या? कवई पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर, उसके बाद है बड़ा बाग विंड एनर्जी प्रोजेक्ट कोटा, बड़ला सोलर प्लांट जोधपुर, दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये राजस्थान के क्या सर? बांसवाड़ा जिले में है। अब देखो, अमर सागर जो पवन परियोजना है, अमर सागर पवन परियोजना है, ये राजस्थान के जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है सर। और बात करें राजस्थान की पहली जो पवन परियोजना है वो अमर सागर पवन परियोजना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो अमर सागर पवन परियोजना की स्थापना 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। कवई विद्युत जो परियोजना है इसका संबंध राजस्थान के बाड़मेर से नहीं आता है। कवई विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के 12 जिले से आता है। कौन से जिले से आता है? 12 से आता है। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें तो बड़ा बाग जो पवन परियोजना है राजस्थान के कोटा जिले में नहीं है। बड़ा बाग राजस्थान में अपन बात करें तो जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले के अंदर है? जैसलमेर के अंदर है। ये भी गलत है। बड़ला सोलर प्लांट की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर के अंदर है। और दानपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना की बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर है। तो क्या पूछा है सर? सही सुमेलित है ADE ऑप्शन आपका फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ADE। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? देखो, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर, विजय कॉटन मिल्स विजयनगर अजमेर, मेवा टेक्सटाइल मिल भिलवाड़ा, महाराजा उम्मेद मिल्स आपके जोधपुर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक है वो सुमेलित नहीं यानी गलत है। सबसे पहले अपन बात करें द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो कि राजस्थान में पूछा जाता है कौन से जिले में है? ब्यावर के अंदर है। और ब्यावर कहां पर है सर? अजमेर के अंदर है। लेकिन वर्तमान के अंदर ये ब्यावर में है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1889 में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास के द्वारा, दामोदर, ठीक है। और कर्नल डिक्सन, ठीक है, इसके प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान की पूछा जाता है सर, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो क्या बताओगे? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो कि ब्यावर अजमेर में है, ठीक है। पहला अपना सही है। विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड विजयनगर अजमेर के अंदर, ये भी सही है। मेवा टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, देखो मेवाड़ का नाम आए तो कभी उदयपुर भी मत करना, गलती से ध्यान रखना। मेवा टेक्सटाइल मिल है, ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? भिलवाड़ा के अंदर है, बिल्कुल है। महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर जिले में नहीं है। महाराजा उम्मेद मिल की बात करें तो ये राजस्थान के पाली जिले में है। कौन से जिले के अंदर है? पाली के अंदर है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ी
सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल पूछा जाता है तो महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड है, जो कि राजस्थान के पाली जिले के अंदर है। तो फोर्थ ऑप्शन है ये अपना रॉन्ग हो जाएगा, जोधपुर में नहीं, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, पाली के अंदर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का लगभग 44% योगदान है। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। पूछा क्या है, जल्दी से इसका आंसर देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके दिया हुआ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं खनिजों की राजस्थान में, खनिज के बारे में। राजस्थान में जो सर्वाधिक खनिज निकाले जाते हैं वो आपके अरावली पर्वतमाला से निकाले जाते हैं। कहां से निकाले जाते हैं, अरावली। यानी राजस्थान में जो अरावली क्षेत्र है वो खनिजों से संपन्न क्षेत्र है, इसलिए अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का क्या बोलते हैं, इसे अजायब घर के नाम से जाना जाता है। पहला है कि देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का लगभग 44% योगदान है। नहीं सर, देश में अपन बात करें तो राजस्थान में योगदान, जो राजस्थान का देश में योगदान है खनिजों में, वो आपकी 22% है। कितना प्रतिशत है, 22% है। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, बिल्कुल। पहला सर छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान का आता है। और खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान नहीं, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहला आपके किसका है, झारखंड का है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो केवल ख ऑप्शन आपका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, राजस्थान में 66 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। कितने प्रकार का, 66 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है, जिसमें अपन बात करें प्रधान खनिजों की बात करें तो इसके अंदर जो प्रधान खनिज है वो आपके 44 खनिज है, और अप्रधान खनिज की बात करें वो आपके 30 खनिज आते हैं। यानी राजस्थान में कितने खनिजों का खनन किया जाता है, 67 खनिजों का, जिसके अंदर प्रधान आपके 44 है और अप्रधान आपके 23 है। अगला प्रश्न आपके सामने है, घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब किया गया। घर घर औषधि योजना का शुभारंभ पूछा है आपको 1 अगस्त 2021, 12 सितंबर 2021, 9 अक्टूबर 2022 या 14 सितंबर 2023। तो घर घर जो औषधि योजना, इसका शुभारंभ आपके 1 अगस्त 2021 को किया गया था। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, विच वन इज नॉट मैच। एक तरफ आपके दिए हुए सेंचुरियन वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ आपके जिले दिए हुए हैं, सीता माता, राम सागर, ताल छापर और आपके कुंभलगढ़। कि राजस्थान में आपके मैच करते हैं या नहीं करते हैं जिलों में। सबसे पहले अपन बात करते हैं, नाम आता है सर सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता राजस्थान के प्रतापगढ़ में है, सलूम्बर में भी इसका क्षेत्र आता है और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इसका क्षेत्र आता है आपके सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य के बारे में ध्यान रखना है, उडन गिलहरी, उडन गिलहरी के लिए राजस्थान में अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, वो सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, हरे कबूतरों का पूछा जाता है तो सरिस्का अलवर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और एक आपको एग्जाम में पूछा जाता है सर, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला। ये देखो कई बार ऐसे कंफ्यूजन वाले प्रश्न है, तो ध्यान रखना, सीताबाड़ी का मेला है वो केलवाड़ा में भरता है, और केलवाड़ा राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, बारां के अंदर है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न, कंजर झंझा सीताबाड़ी का मेला जो केलवाड़ा बारां में आयोजित किया जाता है, और सीता माता अभ्यारण्य पूछा जाता है तो प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़। राम सागर की बात करें तो राम सागर का संबंध सवाई माधोपुर से नहीं आता है, राम सागर राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, एक आपके पूछा जाता है सर वन विहार। ठीक है, एक आपके पूछा जाता है राम सागर है, और एक आपके नाम याद नहीं आ रहा, एक धौलपुर के अंदर केसर बाग। हाँ जी, चलिए केसर बाग, केसर बाग अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है सर, धौलपुर के अंदर है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल पूछे जाते हैं, तो राम सागर राजस्थान के धौलपुर के अंदर है, सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। ताल छापर चूरू के अंदर है, कुंभलगढ़, उदयपुर, पाली, राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपकी नदी है और एक तरफ इनके उद्गम स्थल है। पहाड़ी आपके बारे में नहीं इसके अंदर दी है, जिले दिए हुए हैं। मैच द फॉलोइंग रिवर और एक डिस्ट्रिक्ट दिए हुए खारी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कालीसिल, जोजड़ी और रूपारेल नदी। देखो बात करें सबसे पहले जो खारी नदी है, खारी नदी का जो उद्गम है वो राजसमंद जिले से होता है। और राजसमंद जिले में भी अपन बात करें तो बिजराल की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, और ये बिजराल की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? राजसमंद के अंदर है। यहां से नदी का उद्गम होता है खारी नदी का। कालीसिल नदी की बात करें तो कालीसिल नदी का संबंध आपके सवाई माधोपुर से आता है, ठीक है। सवाई माधोपुर में बहने के बाद ये राजस्थान के करौली जिले में प्रवेश करती है। और करौली में ध्यान रखना केला देवी का जो मंदिर है, केला देवी का जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे है? कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। जोजड़ी नदी की बात करें तो जोजड़ी नदी का संबंध नागौर से है। और नागौर में ध्यान रखना पोंडुल, पोडुल गांव है, ये पोडुल गांव नागौर के अंदर है। यहां से बहने के बाद ये जोधपुर के अंदर खेजड़ली गांव में प्रवेश करती है और बाद में ये लूनी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। और रूपारेल नदी की संबंध बात करें तो राजस्थान के अलवर से आता है। और अलवर में ध्यान रखना है उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, ठीक है। और उदयनाथ की पहाड़ी थाना गाजी तहसील में है। और जिला पूछा जाता है तो कौन सा है? अलवर जिला है। तो इस प्रकार से राजस्थान में आपकी नदियों का संबंध जिलों से आता है। खारी राजसमंद है, कालीसिल आपके सवाई माधोपुर है, जोजड़ी राजस्थान में, जोजड़ी का ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, मैदानी भागों से होता है या मरुस्थल से होता है। तो देखो वो जोजड़ी नदी है। और अरावली की एकमात्र सहायक नदी है, सॉरी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम लूनी के दाईं ओर से होता है, ठीक है। तो वो भी आपकी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1, 2 4 1 ऑप्शन आपका 2 4। अच्छा इसमें देखो खारी, खारी राजसमंद 2, कालीसिल सवाई माधोपुर 2 4 2 4, ठीक है। जोजड़ी नागौर 1, चलो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है ना, यहाँ पे 1 है आपका। और रूपारेल की अलवर 3, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा ओके, सेकंड ऑप्शन है ना इसका राइट आंसर, उसके अंदर 3 दे हुए हैं। देखो राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना इसके बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अरावली माउंटेन रेंज। आपको पूछा है कि राजस्थान में अफवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियां निर्धारित करती है। चंबल नदी का अफवाह राज्य के 6 जिलों में है। राज्य में बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुट से करना है। देखिए सबसे पहले अपन बात करते जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि राजस्थान में अफवाह तंत्र को अरावली पर्वत निर्धारित। देखो ये जो अपने राजस्थान में अपन बात करें बिल्कुल मध्य में अरावली पर्वतमाला, इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला है। और अरावली राजस्थान के अफवाह तंत्रों को 2 भागों में डिवाइड करती है। कैसे सर? देखो पश्चिम की जो अधिकांश नदियां हैं और एक अपन बात करें पूर्व की अधिकांश नदियां हैं। पश्चिम की जो अधिकांश नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर की ओर ले आती है, अरब सागर की ओर ले आती है। और पूर्व की जो अधिकांश नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले आती है, बंगाल की खाड़ी की ओर ले आती है। यानी अफवाह तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों के अंदर। तो बिल्कुल सही है, अफवाह तंत्र का निर्धारण करती है। चंबल नदी का अफवाह राज्य में 6 जिलों में है। देखते हैं सर चंबल नदी। देखिए चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है। इससे समझा देता हूं अच्छे से वापस, है ना। इस प्रकार से चंबल नदी की बात करें तो जानापाव की पहाड़ी, और ये जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार से अपन बात करें और आगे जाके ये मुरादगंज यूपी में यमुना में मिल जाती है। ये नदी आपके कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात करें कि राजस्थान में जो ये प्रवेश करती है आपके चंबल नदी वो 84 गढ़ में, 84 गढ़। और 84 गढ़ की बात करें तो राजस्थान के
चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। यहां पर आपकी चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। देखो चंबल नदी एक तो राजस्थान के जिला आता है सर चित्तौड़गढ़, एक तो अपन बात करें चित्तौड़गढ़, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा कोटा के बाद आपके जिला आता है सर बूंदी, बूंदी के बाद जिला आता है सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर के बाद करौली, और करौली के बाद जिला आपके धौलपुर, धौलपुर। यानी कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है चंबल नदी राजस्थान में? 6 जिलों के अंदर, ठीक है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ध्यान रखते हैं चंबल नदी के ऊपर कई बार एग्जाम में बांध पूछे जाते हैं। तो देखो 4 बांध बने हुए हैं। एक तो बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, ठीक है, जो कि एमपी में है। एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। एक बांध है जिसका नाम है जवाहर सागर, जवाहर सागर। और एक बांध है जिसका नाम है कोटा बैराज, कोटा बैराज। इस प्रकार से चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध है और मध्य प्रदेश में 1 बांध है। कुल बांधों की बात करें तो 4 बांध है। और चंबल परियोजना का भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, किन 2 राज्यों की परियोजना है? तो एक तो मध्य प्रदेश, एक तो आपके मध्य प्रदेश, और दूसरा जो राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। 2 राज्यों की आपकी संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। कई बार इसमें से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए, या तो साझेदारी का प्रश्न पूछा जाता है, या बांधों का क्रम पूछा जाता है, या फिर चरण पूछा जाता है। तो चंबल नदी का जो अपने परियोजना थी ये 3 चरणों में हुई थी, और 3 चरणों में आपके 4 बांध बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। परियोजना है और एक तरफ आपके जिले दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर इसरदा परियोजना, मानसी वाकल प्रोजेक्ट, औरई प्रोजेक्ट और आपके चुली देह प्रोजेक्ट। इसरदा जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान में अपन बात करें सवाई माधोपुर के अंदर है। इसरदा कहां पर है? राजस्थान में पूछा जाता है तो परियोजना सवाई माधोपुर में है। मानसी वाकल की बात करें तो राजस्थान में उदयपुर के अंदर है। ओरई एग्जाम में पूछी हुई है राजस्थान के चित्तौड़गढ़, और चुली देह राजस्थान के करौली जिले के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3, उसके बाद 2, 3, 2, इसको काट दो, इसको काट दो, 3, 2, फिर हो जाएगा आपके औरई चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 4, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से रबी की फसल है। आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? बाजरा, गन्ना, सरसों, चना या गेहूं? आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 4, 5, या अपन बात करें 1, 4, 5। देखो एक तो पूछा जाता है सर रबी की फसल, रबी की फसल। एक पूछा जाता है सर खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है। और एक पूछा जाता है जायद की फसल जिसके अंदर सब्जियां आती है, ठीक है। देखो रबी की फसल में अपन बात करें सर बाजरा, क्या रबी की फसल है? नहीं सर, बाजरा तो सर खरीफ की फसल है, खरीफ की है। गन्ना, गन्ना भी सर खरीफ की फसल है। सरसों की बात करें तो सरसों आपके रबी की फसल है, ठीक है। चना भी रबी की है और गेहूं भी रबी की है। 3, 4, 5, 3, 4, 5 सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको बताना है मैग्नीज, लो एस्क, जिप्सम और अभ्रक। देखो मैग्नीज का सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादन आपके बांसवाड़ा जिले में किया जाता है। बांसवाड़ा मैंने कल ही बताया था आपको। कालना खूटा है, लीलवानी है, तिम्मा मोरी है, ठीक है, नगेड़िया है। ये सारे के सारे क्षेत्र है ये आपके मैग्नीज के लिए, खनन के लिए जाने जाते हैं। लोह एस्क की बात करें तो लोह एस्क राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर, और जयपुर में पूछा जाता है तो मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है ये जयपुर के अंदर है, और ये सर्वाधिक आपके लोह एस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम की बात करें तो नागौर है, ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना वगैरह सब क्षेत्र है। अब्रक की बात करें तो अब्रक राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन आपके भिलवाड़ा में किया जाता है अब्रक का,
ठीक है। तो राइट आंसर देखो आपके ब द अ स, ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लाल काली मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, आपको बताना है रेड ब्लैक सॉइल प्रोबेबलेशन इज राजस्थान, ठीक है। ये आपको बताना है लूनी नदी बेसिन, गग्गर बेसिन, पूर्वी अर्ध शुष्क मैदान या चंबल माही बेसिन। अब देखो राजस्थान में आपको पूछा जाता है काली मृदा का, तो एक तो चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है, और एक अपन बात करें माही नदी का जो बेल्ट है, यहां पर जो मृदा पाई जाती है उस मृदा का नाम है आपकी काली मिट्टी। क्या नाम है? काली मिट्टी। और वैज्ञानिक पद्धति में इसे वर्टिसॉल मृदा के नाम से जाना जाता है, वर्टिसॉल मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ये चंबल तथा माही बेसिन में आपके पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। गग्गर बेसिन में भूरी मिट्टी पाई जाती है, लूनी बेसिन के अंदर आपके लवणीय मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, वानस्पतिक नाम है और एक तरफ आपके घास है। देखो पहला है आपके दोकड़ा, दोकड़ा का एनोगिस पेंडुला है। सागवान की बात करें तो आपके टेक्ना गेंडीज है। उसके बाद बांस ब्यूटा मोनोस्पर्मा है, महुआ मधुका लोंगोफोलिया है। अब देखो बात करें इस प्रश्न के बारे में तो दोकड़ा, दोकड़ा राजस्थान में सर्वाधिक, अगर पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं तो बात है दोकड़ा, दोकड़ा आपके पेड़ राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक है, ठीक है। और दोकड़ा का आपके वानस्पतिक नाम पूछा जाता है तो एनोगिसस पेंडुला, बिल्कुल सही है। सागवान कहा आपके टेकोना गेंडीज है, ये भी सही है। बांस की बात करें तो ब्यूटा मोनोस्पर्मा नहीं है, बांस, देखिए बांस का जो वानस्पतिक नाम है ये बाबोसा एरिडिनारिफोलिया, एरिडिनारिफोलिया, ये किसका नाम है? वानस्पतिक आपके बांस का नाम है। बांस राजस्थान में पूछा जाता है, बांस है बांस, बांस है बांसवाड़ा, सर्वाधिक आपके, ठीक है, ध्यान रखना। बांस विश्व की सबसे बड़ी घास है, विश्व की सबसे लंबी घास पूछा जाता है तो क्या है? बांस है। बांस एक प्रकार की घास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महुआ मधुआ लोंगोफोलिया ये इसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। 3 नंबर इसका रॉन्ग हो जाएगा। महुआ प्रमुख वनोपज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि महुआ को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। कत्था खेर की छाल से प्राप्त किया जाता है, ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट पलास को कहा जाता है, जोधपुर में रोहिड़ा को मारवा टीक के नाम से जाना जाता है। अब देखो पहला जो आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है कि महुआ को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, सर नहीं, महुआ को आदिवासियों का हरा सोना नहीं कहा जाता है। हरा सोना तो सर बांस को कहा जाता है, हरा सोना किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। महुआ को कहा जाता है सर आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। आदिवासियों का इसे पेय पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महुआ के वृक्ष से आपकी क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है, और उस शराब का नाम है आपके मावड़ी शराब। तो मावड़ी शराब किससे बनाई जाती है? महुआ के वृक्ष से। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। कत्था खेर की छाल से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल। कत्था जो तैयार करने वाली जनजाति का नाम पूछा जाता है सर, कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी जनजाति के द्वारा हांडी प्रणाली के द्वारा, हांडी प्रणाली के द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट पलास को कहा जाता है, इसे जंगल की आग कहा जाता है, और इसे सुंदर यानी जंगल में सुंदरता दिखती है इस पलास के वृक्ष, है ना। तो ध्यान रखना है, ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट पलास को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जोधपुर में रोइडे को मारवा टीक कहा जाता है, बिल्कुल। जोधपुर में रोइडे को वृक्ष को मारवा टीक कहते हैं, इसे रेगिस्तान का सागवन कहते हैं, और इसे रेगिस्तान की मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेगिस्तान की क्या कहते हैं? मरुशोभा भी कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित राजस्थान योजना की नोडल एजेंसी निम्न में से है। हरित राजस्थान की जो नोडल एजेंसी, ये आपको पूछा गया है, ठीक है, नोडल एजेंसी के बारे में कि राजस्थान में राजस्थान के निवेश बोर्ड, निवेश संवर्धन ब्यूरो, ग्रामीण विकास विभाग या राजस्थान के औद्योगिक निवेश निगम। देखो बात करें अपन हरित राजस्थान योजना, हरित राजस्थान योजना का जो शुभारंभ किया था, ये किया था आपके वर्ष 2009 में,
वर्ष 2009 में इस योजना का शुभारंभ किया था। राजस्थान को हरा भरा बनाने के उद्देश्य के साथ इस योजना का प्रारंभ किया गया था। हरित राजस्थान योजना का जो क्रियान्वयन किया जाता है वो नरेगा के माध्यम से किया जाता है। नरेगा के माध्यम से इस योजना का आपके क्रियान्वयन किया जाता है। और ये एजेंसी की बात पूछी जाती है तो एजेंसी आपके ग्रामीण विकास विभाग, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में इनकी ऊंचाइयों की बात करें, देलवाड़ा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, उसके बाद है आपके डोरा माउंटेन यानी डोरा पर्वत, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं आपके, सबसे पहले पूछा क्या है सर, अब बढ़ते क्रम में पूछा है तो देलवाड़ा है सर, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ ये बढ़ते क्रम में नहीं होगी, डोरा पर्वत, रघुनाथगढ़, हाँ जी। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं डोरा पर्वत। डोरा पर्वत, और डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 869 मीटर है। उसके बाद आपके आती है सर सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 938 मीटर। सज्जनगढ़ के बाद अपन बात करें, नाम आता है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1055 मीटर। और उसके बाद अपन बात करें तो नाम आता है सर देलवाड़ा, देलवाड़ा, और देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर, 1442 मीटर, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में पूछा है, 869 से 938, 938 से 1055 और 1055 से 1442 मीटर, यानी ये अपना बढ़ता क्रम है। तीसरा राइट इसका आंसर हो जाएगा, डोरा पर्वत, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, और आपके ध्यान रखना है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार झालावाड़ निम्नलिखित किस जलवायु को प्रस्तुत करता है। आरएस में ये सवाल आया था, ठीक है, उस समय जैसलमेर जिला दिया था, मैंने चेंज करके झालावाड़ लिख लिया। अब बताओ थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को सबसे पहले तो बात करें तो 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में विभाजित किया है, ठीक है, जिसमें बात करें CAW, DAW, DBW, EAD। EAD का पूछा था, EAD के अंतर्गत आपके शुष्क जिले आते हैं, जैसलमेर है, ठीक है, बाड़मेर है, ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं आपके थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में, EAD जलवायु के अंतर्गत। तो पूछा क्या सर, झालावाड़, झालावाड़ CAWG के अंतर्गत आता है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये सारे के सारे जिले आपके CAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से असुमेलित युग्म है, वैज्ञानिक पद्धति और आपकी मिट्टी दिए हुए हैं, एंटीसॉल मृदा, अल्फीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल और आपके वर्टिसॉल दी हुई है कि ये राजस्थान में सही सुमेलित है क्या, ये मृदा जो पाई जाती है, वैज्ञानिक मृदाओं का जो वर्गीकरण है ना। तो बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पे। देखो एंटीसॉल जो मृदा है ये राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में अपन बात करें जो पश्चिमी जिले हैं रेगिस्तानी, वो जिले आपके इस अंतर्गत आते हैं, शुष्क जिले जैसे जैसलमेर है, ठीक है, बाड़मेर है, ये वाले। अल्फीसॉल मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जयपुर, दौसा, ये सारे के सारे जिले हैं, ठीक है, अलवर है, करौली है, यहाँ पर आपके अल्फीसॉल मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल मृदा है, इसका जो जमा हुई राजस्थान में आपके आबू पर्वत पर ये मिट्टी जो पाई जाती है, ये इंसेप्टिसॉल मृदा पाई जाती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। वर्टिसॉल जो मृदा है इसका संबंध उत्तर पूर्वी से नहीं, इसका संबंध दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी अपन बात करें तो हाड़ौती का पठार, और हाड़ौती पठार में ये आपकी मृदा पाई जाती है। इस मृदा की बात करें तो इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी भी से कहा जाता है, ठीक है। तो फोर्थ आंसर इसका अपना हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, खो, उसके बाद है लोहागढ़, उसके बाद है बैराज और रघुनाथगढ़ है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें तो नाम आता है सर लोह, खो का। खो राजस्थान के जयपुर के अंदर है, 920 मीटर इसकी ऊंचाई है, 3 हो जाएगा, इसको काट दो। लोहागढ़ राजस्थान के झुंझुनू के अंदर है, 4, इसको काट दो। बैराज राजस्थान के अलवर के अंदर है, इसको काट दो। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथगढ़, 1055 मीटर है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान के सीकर जिले के अंदर स्थित है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य विकल्प को छांटिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू वेस्टर्न डेजर्ट। आपको बताना है थार के मरुस्थल के बारे में कि इसका विस्तार 3 राज्यों में है क्या, इसका विस्तार 3 राज्यों में है।
इस मरुस्थल का लगभग 61.11% भाग राजस्थान में विद्यमान है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब देखो थार का मरुस्थल, मैंने पहले बताया था आपको थार के मरुस्थल के बारे में। एक तो इसका विस्तार है वो आपके है पंजाब के अंदर, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद अपन बात करें राजस्थान, राजस्थान के बाद अपन बात करें गुजरात। यानी कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। तो पहला अपना गलत हो जाएगा, असंगति पूछा है तो असत्य आपका फर्स्ट ऑप्शन है। थार मरुस्थल 61.11% भाग पर फैला हुआ राजस्थान में, ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। दिया हुआ है कि टाइगर रिजर्व, एक तरफ है आपके क्रम कि कौन सा टाइगर किस क्रम में, मतलब सबसे पहला टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा था, फिर दूसरा पूछा जाता है, फिर तीसरा पूछा जाता है, चौथा पूछा जाता है, पांचवा भी है, ठीक है। तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे पहले जो राजस्थान का पहला जो टाइगर रिजर्व था, ऐसे लिखता हूं पहले मैं यहां, रणथंभौर, रणथंभौर ये पहला टाइगर रिजर्व था। दूसरा जो टाइगर रिजर्व है जिसका नाम था सरिस्का, सरिस्का। तीसरे की बात करें तो नाम था सर मुकुंदरा, तीसरा था। चौथे की बात करें तो रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, ठीक है। पांचवें टाइगर रिजर्व की बात करें तो पांचवा टाइगर रिजर्व था आपके धौलपुर करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। यानी राजस्थान में आपके पूछा जाता है कितने टाइगर रिजर्व थे? 5 थे, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान का तीसरा था, 2, इसको काट दो। उसके बाद रामगढ़ 4, इसको काट दो। अपना राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सरिस्का 2। अच्छा सरिस्का 1, ठीक है, मतलब दूसरे स्थान पे, और रणथंभौर आपके पहले स्थान पर 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई से संबंधित विचार कीजिए कि राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 66% भाग नहरों से सिंचित है। राज्य में तालाबों से कुल सिंचित क्षेत्र का 0.6% भाग है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग उदयपुर में है। राजस्थान सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था जयपुर में स्थित है। अब देखो इस प्रश्न की अपन बात करें, सिंचाई से पूछा हुआ प्रश्न है कि राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 66%, ये नहरों से नहीं है, नहर तो दूसरे क्रम में आता है 33% भूभाग पर, ठीक है। 66% पर जो आपकी सिंचाई की जाती है वो कुएं तथा नलकूपों के माध्यम से की जाती है, कुएं तथा नलकूपों के माध्यम से की जाती है सिंचाई आपके। तो पहला स्टेटमेंट है ये तो अपना गलत हो जाएगा। राज्य में तालाबों से कुल सिंचित क्षेत्र 0.6% है, बिल्कुल। राजस्थान में अपन बात करें सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में होती है, और दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक इसकी सिंचाई होती है तालाबों से। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना सही है। उसके बाद अपन बात करें अगले जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग उदयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचित कुल सिंचाई का सिंचित क्षेत्र है वो राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर है। अब इसका कारण माना जाता है वो इंदिरा गांधी नहर, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। राजस्थान में गंगानगर जिला जो इससे सर्वाधिक लाभान्वित है। तो तीसरा है ये आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था जयपुर में नहीं है, ये संस्था राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, ये भी आपका गलत है। पूछा है आपको असत्य कथनों का, तो 1, 3, 4, 1, 3, 4 थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों का मिलान उनकी संबंधित नदी के साथ कीजिए। आपको शहरों का जो मिलान है वो नदी के साथ करना है। एक तरफ आपके किले दिए हुए हैं और एक तरफ आपकी नदी है। पहला है सर गागरोन फोर्ट, शेरगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट और आपके बैसरोडगढ़ का किला है। गागरोन का जो किला है ये आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, और गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर है। शेरगढ़ का किला राजस्थान में परवन नदी के किनारे है, और परवन नदी का संबंध 12 जिले से आता है। चित्तौड़गढ़ का किला ये आपके गंभीरी तथा बेड़स नदी के संगम पर स्थित है,
और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में है, और बैसरोडगढ़ का दुर्ग ये चंबल तथा बामणी नदी के संगम पर है, और बैसरोडगढ़ का किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। भैसासा व्यापारी के द्वारा निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र किला जो व्यापारी के द्वारा निर्मित है वो आपके बैसरोडगढ़ का किला है, जो कि चंबल व बामणी नदी के संगम पर है। इसे राजस्थान का वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। तो अपना राइट हो जाएगा 2 4 2 4 1। देखो 2 4 1 ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वनों का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? यानी आपको ध्यान रखना है, पहले जो वन थे ये राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, राज्य सूची के अंतर्गत आते थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची के अंदर शामिल किया गया। यानी इस पर जो कानून बनेगा वो राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो राइट आंसर इसका क्या था? 42वां संविधान संशोधन 1976। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी रिवीजन क्लास थी, ठीक है, ज्योग्राफी की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस 9 बजे वाली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।